चलिए, उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कि आपके काम आएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की चीज़ों को। आज के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। कल वाले कॉन्सेप्ट आप सब लोगों ने रिवाइज किए हों, ऐसी मुझे आशा है। अगर आप लगातार जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा फाइल बनाने में, और वो ज़रूरी भी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए तो कल मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, ट्राइंगल्स के रेशियोज बताए, वो बहुत ज़रूरी चीज़ मैंने आपको कल एक्सप्लेन की थी। चीज़ें आपके पास पता होनी चाहिए आपको, है ना। अब हम आगे चलने वाले हैं आगे की कंडीशंस की तरफ। आगे की कंडीशन कुछ इस प्रकार से आती हैं, हर एक कंडीशन को यहाँ आपको दिखाया जाएगा और उसी हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे। बोला गया कि मान लीजिए एक बिल्डिंग है और एक दूसरी बिल्डिंग है, ठीक है, या आप दो पोल मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। इनके बीच की दूरी आपसे क्या बोल दी, इनके बीच की दूरी आपसे बोल दी डी है। आप इनको दो पोल बोल दो, दो बिल्डिंग बोल दो, और इनके बीच की दूरी आपसे क्या कह दी, डी है। आपसे बोला जा रहा है कि भाई दूसरी वाली बिल्डिंग के शीर्ष से पहली वाली बिल्डिंग के बॉटम में, और पहली वाली बिल्डिंग के टॉप से दूसरी वाली बिल्डिंग के बॉटम में जाकर एंगल बन रहा है। ये एंगल आपका θ1 है और ये एंगल आपका θ2 है। अलग अलग एंगल कोई भी हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए ये आपका h1 है और ये आपका h2 है, तो रिलेशन बताइए हाइट में थीटा के साथ। तो सर हम यहाँ कैसे समझेंगे इस चीज को, वो जरा आपको समझना होगा कि सर यहाँ हम पहले छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं, यानी कि अगर आप इसको ए बी और सी मान रहे हो, तो tan θ2 आप क्या लगा दोगे बताओ। सर tan θ2 हम लगाएंगे h1, tan θ2 मान लेता हूं, क्यों फर्क नहीं पड़ता है ना, θ2 कुछ भी मानो। तो h1 अपॉन डी, और tan θ1 कितना हो जाएगा, h2 अपॉन डी, यही होगा। बिल्कुल सर, आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी करके देख सकते हैं। आप डिवाइड कर लीजिए, और अगर आपको कंफ्यूजन महसूस हो रहा है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर इसको θ1 मान लो, है ना, जिससे कि आपको h1 और θ1 का रिलेशन पता लग जाए, और ये θ2 का, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कॉमन सेंस चलेगा अपना। तो मैं इसको इसको मैं मान लेता हूँ θ1 के साथ h1। आप भी सही कर लेना, करेक्शन कर लेना, जिससे कि आपको भी थोड़ा दिमाग में रहे, तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ θ2 के साथ h2। अब मैं इन दोनों को अगर डिवाइड कर देता हूं, तो डिवाइड करने के बाद क्या निकल कर आ रहा है कंक्लूजन, सर कंक्लूजन निकल कर आ रहा है, अगर आप h1 और h2 का रेशो देखेंगे तो वह बराबर होगा किसके, tan θ1 अपॉन tan θ2 के। तो यह रिलेशन आपको दिमाग में रखना है, पेपर में इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दोनों की हाइटों का अनुपात कितना होगा, है ना। चलिए सारे प्रश्न मैं कराऊंगा शीट के, है ना, अभी परेशान मत हो, कोई भी परेशान मत हो, अभी शीट हम लेने वाले हैं, अभी शीट करेंगे, है ना। जो कल वाली शीट है, आज मैंने एक और शीट दे दी। हाँ चलिए, अब सर इसी तरह का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में इस तरह से भी आ सकता है। यहां तो आपने आपसे क्या बोल दिया कि भाई कोई दो पोल थे और उनके बीच की दूरी आपको डी दे रखी है, ये एक कंडीशन दे दी। अब इसी कंडीशन को एग्जामिनर क्या कह सकता है, ऐसे भी तो बोल सकता है, बोले कैसे, कि एक व्यक्ति है, जमीन पर खड़ा हुआ है, ठीक है, जमीन पर खड़ा होके वह एक बिल्डिंग को सामने देखता है, एक बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग। बोला गया कि इस बिल्डिंग के एक तो 7वें फ्लोर की खिड़की खुली हुई है और एक टॉप फ्लोर की खिड़की खुली हुई है। यह एक बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पर 7वें फ्लोर मतलब कोई भी फ्लोर होगा बीच में, और एक टॉप फ्लोर की खिड़की खुली हुई है, और उससे आपके अलग अलग एंगल बने हुए हैं। यानी कि ये एंगल आपका बना रहा है, अगर इसको देखता है तो एक एंगल आपका θ1 बनाता है। तो मैंने बोल दिया कि यह जमीन से जो पहली खिड़की है वो h1 हाइट पर है, और जमीन से ही दूसरी जो खिड़की है वो h2 हाइट पर है, और वहां उसको देखेगा तो वह θ2 एंगल बनाएगा। और θ2 कहां से होगा, भाई धरातल से ही होगा, यानी कि यहां से ही होगा। यस, तो फिर से आप मुझे बताइए θ1 और θ2 का h1 और h2 से रिलेशन। भाई आपको सिंपल सोच के चलना है कि सर आप जब इस θ1 की बात कर रहे हो, तो मैं यहाँ tan θ1 लगाऊंगा, और tan θ1 मेरा क्या निकल कर आ रहा है, छोटा h1 जो होगा, और लंब बटे आधार होता है, आधार को आप d मान लो कि d दूरी पर खड़े होकर देखता है तमाशा। और अगर tan θ2 की अगर बात करते हो तो क्या हो जाएगा, वही वाली बात आ रही है, h2 अपॉन d2, मतलब d। तो यानी कि क्या हम कह सकते हैं, सर ये तो वही वाली बात हो गई जो आपने पहले वाले तरीके में कराई थी। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है कि ये अपना h1 अपॉन h2 के बराबर हो जाएगा, सेम ही है ना। तो यहां आपको मैं वही समझाना चाह रहा हूं कि एक ही कंसेप्ट के दो रिलेशन बन सकते हैं, जहां पर दो पोल एक दूसरे से दूर हो। या फिर ऐसा हो सकता है, दिलीप कह रहा है सर h1 प्लस h2 होगा ना। क्यों होगा दिलीप, जब मैंने धरातल से h2 बोल रखा है, तो इतना क्यों सोच रहे हो, है भाई, मतलब क्या, मतलब दिमाग में गलत ही सोचना भर रखा है क्या, फिर कैसे सीखोगे। तो टोटल ले लिया, क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल में लगा रहा हूं और बड़े वाले का θ2 है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले की तरह सेम है, लेकिन कंसेप्ट अलग अलग है ना।
कंसेप्ट अलग अलग है, रिलेशन सेम आया। कंसेप्ट में क्या है कि दो पोल एक दूसरे से दूर खड़े हो डी दूरी पर तो अलग है, और एक आदमी अलग अलग ऊंचाई पर देख रहा हो, लेकिन चीजें सेम चलती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर एग्जांपल दे दीजिए, वो सारे आएंगे है ना, एग्जांपल की आप टेंशन ना लो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे ही देता हूं, आप क्या वो सब चीज हम करेंगे एक एक करके, सब मैं आ रहा हूँ ना धीरे धीरे सारी चीजों पर। एग्जांपल पर चर्चा करते हैं, और एग्जांपल पे आप खुद बनाने की कोशिश करना। मैं कहता हूं कि एक मीनार है, एक मीनार है, ठीक है, ठीक है। अब बोला गया है क्या कि भाई इस मीनार पर एक आपका फ्लैग लगा हुआ है, फ्लैग, ठीक है, झंडा लगा हुआ है, ठीक है। तो मीनार पर लगे एक ध्वज, ठीक है, ये आपका झंडा लगा हुआ है कि ये आपके टॉप का मैंने एंगल बना दिया 30 डिग्री, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा फ्लैग को बड़ा कर देता हूं, ये फ्लैग इस तरह से है, चीज को समझना जरा, झंडे को थोड़ा सा बड़ा कर देना आप अलग पेन से, ऐसे लगा हुआ है। तो बोला गया है कि फ्लैग के टॉप पर, यानी कि ये जो एक एंगल जा रहा है वो जा रहा है फ्लैग के टॉप पर, बिल्कुल टॉप ऑफ द फ्लैग, और एक बॉटम पर। तो ये क्या है, एक फ्लैग का पोल है, ये टॉप पर जा रहा है, और यहां से आप नीचे भी देख रहे हो, ठीक है, ओके, क्लियर है। यहां पर आपके सामने ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, और ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ऐसा मैंने बोला है, अलग अलग एंगल भी दे दिया मैंने आपको, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। तो मैं ये कहना चाहता हूं ये 30 मीटर दूरी पर है, ठीक है सर। तो आप लोग मुझे बताइए मीनार की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, या पूरा हम बोल सकते हैं ये अपनी बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपकी क्या है, बिल्डिंग है, मीनार है, ये आपका फ्लैग है, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा हाइट ऑफ बिल्डिंग बताएं, हाइट ऑफ बिल्डिंग विद फ्लैग, झंडे के साथ में, और जो आपका है जो ध्वज दंड है, ध्वज स्तंभ की ऊंचाई। ये 3 क्वेश्चन इस पे बनेंगे आपके, अब तीनों के जवाब आप दे दो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो है ना ये फ्लैग पोल लगा हुआ है, ये फ्लैग पोल है ना, उसकी लेंथ पूछी गई है। तो दोस्तों मैं आपको अभी भी सिखा रहा था कि जब भी आपके सामने डायरेक्टली, आपको पता है, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं इस छोटे ट्राइंगल की बात करता हूँ, छोटे ट्राइंगल की बात करता हूँ, तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बोलो। कुछ रटना नहीं है, मैं वही समझा रहा हूँ कि कुछ रटना नहीं है आपको, जो मैंने रिलेशन बताया वो भी कोई काम का नहीं होता है, क्योंकि जब आपको चीजें पता हो तो टेंशन ही नहीं लेना। तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और कल ही मैंने आपको समझाया था कि यार 60 डिग्री के सामने क्या होता है, A√3। तो A√3 रेशो 60 डिग्री के सामने है, तो 30 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा A। तो सबसे पहले आप मुझे A निकाल कर बताएं, जिससे कि मुझे बिल्डिंग की हाइट तो पता लगे। तो सर A√3 बराबर अगर आपका 30 मीटर है, तो एक बराबर आपका हो जाएगा 30/√3, और उसको ऊपर नीचे गुणा करने पर, तो सर ये आ गया 10√3। तो यहां पर आपके सामने बिल्डिंग की जो हाइट आ गई है वो 10√3 आ गई है। आप में से किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बोले ठीक है सर, कोई तकलीफ नहीं है। अब आपको इस तरह से सोचना है, किस तरह से, बड़े वाले ट्राइंगल को देख पा रहे हो, अगर मैं इसको ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, इसको सी बोल देता हूं, इसको डी बोल देता हूं, तो आपको बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है ABD वाला, जहां पर पूरा एंगल 60 है, और ये एंगल फिर कितना हो जाएगा 30। यस। तो 30 डिग्री के सामने एक्चुअल है कितना, वैसे 30 मीटर ही तो है, तो 60 डिग्री के सामने ये पूरा कितना हो जाएगा BD। तो सर ये पूरा जो हो जाएगा ना 30 का √3 हो जाएगा। वेरी गुड, यानी कि सर समझ में आ गया कि जो फ्लैग पोल है वो 20√3 का हो गया। तो हर एक चीज आ गई आपके पास। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना हो गया, हाइट ऑफ बिल्डिंग अपने पास हो जाएगा भाई 10√3, टोटल कितना हो जाएगा 30√3, और फ्लैग की लंबाई कितनी हो जाएगी 20√3। अभी किसी को डाउट है तो पूछो भाई, बहुत कॉमन चीजें हैं, क्योंकि एंगल इस तरह से लिए हमने। कोई दिक्कत, बोले नहीं। अब एक क्वेश्चन और दूं इस पर, करोगे, चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, वही सेम काम है। यहां पर ऐसा बोल दिया जाता है कि भाई एक ध्वज स्तंभ लगा हुआ है,
और यहाँ मीनार की हाइट है और मीनार की हाइट पर ऊपर की तरफ ध्वज स्तंभ लगा हुआ है और वह एंगल बना रहे हैं, एक 30 डिग्री बन रहा है और एक एंगल बन रहा है 45 डिग्री। 20√3 कैसे आया? 30 में से 10 घटेंगे तो 20 आ जाएगा। तीस रूट तीन कैसे आया भाई? 30 डिग्री के सामने अगर 30 है तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा? 30√3। कल सिखाया था ना कि 30 डिग्री के सामने अगर ए रेशो होता है तो 60 डिग्री के सामने A√3 होता है। पढ़कर आया करो क्लास में, ऐसे मुंह उठाकर मत आया करो कि भाई चलो अब क्लास पढ़ने चलता हूं। जो भी मैं पढ़ाता हूं उसको आप पढ़कर आया करो, ठीक है? तो यहां मैं कह दिया भाई ये फ्लैग पोल है और ये आपकी बिल्डिंग है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर आपके सामने ए बी कितना है? ए बी मैंने बोल दिया 40 मीटर है। तो आप लोग मुझे बताएं बिल्डिंग की हाइट क्या होगी? फ्लैग पोल की हाइट क्या होगी? और फ्लैग पोल प्लस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी? चलिए, तो सर जैसा कि आपने सिखाया, मैं पहले छोटे ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहा हूं। 30 डिग्री के सामने पता नहीं क्या है, लेकिन 60 डिग्री के सामने क्या है डियर? 60 डिग्री के सामने 40 है। तो हमें कल ही सिखाया था कि A√3 बराबर अगर आपका 40 हो जाएगा तो ए बराबर आपका कितना हो गया? 40√3। और यही तो होता है। ए बराबर अगर मैं बात करूं तो बिल्डिंग की जो आप हाइट निकालोगे तो वो 2 सेकंड में निकाल दोगे, 40/√3, क्योंकि 30 डिग्री के सामने तो निकालना है, तो वो ए हो गया। चलो सर, अब फ्लैग पोल टोटल निकाल लेते हैं। टोटल कैसे निकालेंगे कि जब यहाँ 45 ही तो होगा। अब बताओ ये 45 कैसे हुआ? जब मैं बड़े ट्राइंगल की बात कर रहा हूं तो ये 45 है तो ये भी 45, तो भाई ये 45 के सामने 40 है तो इस पूरे 45 के सामने बीडी कितना होगा? ये भी तो पूरा 40 ही होगा। यस सर, यानी कि ये आपका 40 मीटर हो गया, बिल्डिंग की हाइट आपकी 40/√3 हो गया, और फ्लैग पोल कितना हो जाएगा? 40 माइनस 40/√3। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चीजें यहीं से तो क्लियर होंगी ना। आपको ट्राइंगल्स बनाना आना चाहिए, रेशो आना चाहिए, क्योंकि तभी तो आप बड़े बड़े प्रश्नों को करा पाएंगे। अब कई बच्चों के दिमाग में होगा कि सर H1 H2 का क्या काम है? कोई इशू नहीं है डियर, कोई काम भी नहीं है। रियलिटी यही है ना, कोई काम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपको काम तब होता है उनका tan थीटा, तब हम तब यूज करते हैं जब हमको पता ना हो कुछ। लेकिन हमने तो एक बढ़िया चीज सीख लिया ना कि जहां हम थीटा का यूज रेशो के तौर पर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलते हैं सर। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने रखना चाहता हूं और काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो, तो कृपया करके ध्यान दें। ठीक है, अक्सर आपने ये देखा होगा जहां पर हम डबल एंगल की बात कर लेते हैं अक्सर, लेकिन उस पर पहले आएंगे। उस पर अब हम देखते हैं ट्री कंसेप्ट है ना, ट्री ब्रेकिंग कंसेप्ट। सर ये कैसा कंसेप्ट है? एक्चुअल में क्या होता है कि भाई एक बड़ा बड़ा सारा पेड़ होता है। अब पेड़ की जड़ होती है, धरातल से जुड़ा हुआ होता है, फ्लैट। ठीक है सर, है ना? सर एडी बता दो प्लीज, एडी। आप बताओ एडी क्या होगा जब 45 डिग्री? तो ये हो जाएगा 40√2। अपने आप ही हो गया ना कि ये 40 है, ये 40 है, तो ये 40√2। तो ये तो कॉमन सेंस है भैया ना। बीडी भी निकाल सकते हो, उसमें क्या है? बीडी तो निकाल लिया ना 40। अब देखिए चीजें समझते हैं और बहुत ही आसानी से मैं सारी चीजें करवा दूंगा बिना कोई ठीटा वीटा माने। ठीक है सर, समझाइए आप। ठीक है, तो यहां पर हमने कहा कि सर ये पेड़ था और ऐसी आंधी आई कि ये पेड़ बीच में से ब्रेक हो गया, यहां से कहीं ये पेड़ ब्रेक हो गया। अब जैसे ये पेड़ ब्रेक हुआ तो पेड़ ब्रेक होते ही ये पेड़ इस तरह से जमीन पर गिर गया, ऐसे। ठीक है, ठीक है सर। तो अगर मैं इस पॉइंट को ए मानता हूं, इसको मैं बी मानता हूं, इसको मैं सी मानता हूं, तो ये मैंने पॉइंट डी मान लिया। अब जैसे ही वो धरातल पर गिरेगा तो कुछ ना कुछ झुकाव कोण भी बनाएगा, यानी कि वो एंगल बना दिया थीटा। ठीक है डियर, चलिए। तो आपको यहां पूरी सिचुएशन देखकर क्या कंक्लूजन समझ में आया? सर कंक्लूजन समझ में ये आ गया कि जो हमारा ए बी है वही हमारा बी डी के बराबर है। पहली चीज तो ये।
ठीक है सर। दूसरी चीज, अगर मैं टोटल लेंथ पूछता हूं पेड़ की, टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी? टोटल लेंथ हमेशा क्या होगी? ए बी प्लस बी सी होगी। ठीक है भाई, ये टोटल लेंथ पेड़ की होने वाली है ऑलवेज, क्योंकि वो तो टूट के गिरा था ना। और कभी कभार आपसे टूटने के बाद भी पूछ सकता है, तो टूटने के बाद बीसी बचा हुआ है, तो वो कॉमन सेंस है। आप चीजों को सिचुएशन के तौर पर समझना सीखो, है ना, भाषा के तौर पर, कि कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो अब मैं ये कह सकता हूं कि जैसे ही वो पेड़ नीचे गिरता है, यानी कि ए भी यहां आ जाता है, और यहां पर हम वही अपने एंगल के हिसाब से चीजें सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। इतना प्यारा सा कंसेप्ट है बस। एक एग्जांपल लीजिए। क्या एक बच्चा क्या बोल रहा है? सर ए बी बराबर बी डी होगा ना? ए बी बराबर बी डी होगा ना? हाँ भाई, लिख दिया ना यहाँ पर। अब यही तो है ना, अभी इनको क्या पढ़ा है बताओ ऐसे, क्या बोलूं, रहने दो। चलिए, तो अब एग्जांपल सीखते हैं इसके ऊपर कि हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं भाई, एक पेड़ था, आंधी तूफान आई, और वो पेड़ कहीं से टूट गया, बीच से कहीं से टूट गया, और टूटते ही वह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे पेड़ टूटा, वो जमीन से उसने 30 डिग्री का कोण बना दिया। अब क्या बोला जा रहा है? अगर मैं इसको ए बोल देता हूं, इसको मैं बी बोल देता हूं, इसको मैं सी बोल देता हूं, इसको मैं डी बोल देता हूं, तो अब मैं बोलूंगा आपसे कि भाई, वह जमीन से, यानी कि जहां पेड़ था, वह अपने जड़ से 30 मीटर की दूरी पर जाकर गिरा हुआ है। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि पेड़ के टूटे भाग की लंबाई, टोटल लेंथ, दोनों ही आपको मुझे बतानी है। बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई जमीन में आके गिर गया, 30 मीटर दूर जाकर गिरा है, खुद जहां खड़ा है उससे 30 मीटर दूर जाकर ऐसे झुक गया 30 डिग्री का कोण बनाकर। कॉमन सेंस क्या कहता है? कॉमन सेंस ये कहता है सर कि ये अगर 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, और 60 डिग्री के सामने कोई भी चीज, हम अभी बताए थे, ए रूट 3 होता है, ए रूट 3 बराबर 30 है, तो ए बराबर हो गया 10 रूट 3, यानी कि 30 डिग्री के सामने तो ये तो 10 रूट 3 हो गया गुरुजी, और 90 डिग्री के सामने क्या होगा? 20 रूट 3। किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि जब ए बराबर 10 रूट 3 है तो 90 डिग्री के सामने 2 ही तो होता है। याद करो, अपनी कॉपी में अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए भाई, ये तो सिखाया गया है। आप छोटी छोटी चीजें ही आप दिमाग में नहीं रखोगे तो फिर क्वेश्चन तो होगा ही नहीं कभी। चलिए सर, तो ये सब क्लियर है सर। अब मैंने पूछा कि पेड़ के टूटे हुए भाग की लंबाई कितनी है, तो आंसर होगा 20 रूट 3। और टोटल लंबाई कितनी होगी? तो टोटल होगी 20 प्लस 10 रूट 3, यानी कि हमेशा लंब और हाइपोटेनस का जो सम होता है वही पेड़ की लंबाई होती है, यानी कि 30 रूट 3। लीजिए भाई, टूटे पेड़ का कंसेप्ट भी हो गया। आई बात समझ में? चलिए, अब हम चलते हैं आगे, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसके ऊपर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। बोले ठीक है सर, करिए चर्चा। चर्चा का विषय बहुत अच्छा रहने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ेगा क्लास में। अब हम बात करते हैं डबल एंगल अप्रोच की, और फिर मैं एरोप्लेन वाला कॉन्सेप्ट हो गया, और क्या कहते हैं, स्पीड निकालने वाला हो गया, वो उसी के थ्रू हम समझ लेंगे डबल एंगल के माध्यम से। ठीक है, और क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन वाला हो गया, वाटर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पहले हम डबल एंगल की बात करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, डबल एंगल प्रॉब्लम। मैं कोई फॉर्मूले वॉर्मूले कुछ नहीं लिखाने वाला हूं, सिर्फ कॉमन सेंस आपका काम आना चाहिए। जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं वो पता होनी चाहिए, आप डबल एंगल प्रॉब्लम सीख जाएंगे। ठीक है, अब डबल एंगल प्रॉब्लम में कॉम्बिनेशंस क्या क्या बनते हैं? कोई आपकी पोल होगा या कुछ भी होगा, आदमी खंबे की तरफ आ रहा होगा और दो एंगल बनाएगा। कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, आदमी खंबे की तरफ आ रहा होगा तो दो एंगल बनाएगा। कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, आदमी खंबे की तरफ आ रहा होगा तो दो एंगल बनाएगा। और यहां पर हम तीन तरह के कॉम्बिनेशन ही पेपर में पूछते हैं। ठीक है, तो हम कैसे पूछेंगे सर? मैं अगर इसको ए बी सी डी मान रहा हूं, इसको भी मैंने ए बी सी डी मैंने मान लिया, इसको भी मैंने ए बी सी डी मैंने मान लिया, और अगर मैं कहता हूं कि यहां पर थीटा वन ये है और थीटा टू ये है, थीटा वन ये है और थीटा टू ये है, थीटा वन ये है और थीटा टू ये है, आप पहले तो मुझे ये बताइए, अगर डबल एंगल चीजें हो जाएंगी, यहां पर आपके सामने थीटा वन बड़ा होगा या थीटा टू? तो सर आपको जानकर के अच्छा लगेगा कि जो एंगल या जो व्यक्ति, मान लो कोई आदमी चलकर आ रहा है, मान लो यहां पर, फिर उसका थीटा वन एंगल बन गया, फिर थीटा टू से थीटा वन एंगल बन गया, तो हमेशा देखना, अगर आप पोल की तरफ बढ़ते जाओगे, यानी कि जो आपका पोल की तरफ आप बढ़ते जा रहे हो ना, तो आपका एंगल भी बढ़ता जा रहा है। देख रहे हो? क्योंकि मान लो बिल्कुल आप नीचे खड़े हो गए तो कौन सा एंगल बनेगा? 90 डिग्री। आप थोड़ी सी दूर खड़े हो गए
तो आप पोल की चोटी को देखोगे तो कितना एंगल बनेगा, इस θ1 से ज्यादा। जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे एंगल बढ़ता चला जाएगा, यानी कि θ1 इज ग्रेटर देन होगा हमेशा θ2 के। क्लियर है भाई साहब? कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं, तो सबसे पहला हम अच्छा कॉम्बिनेशन लेते हैं कि θ1 आपका 60 हो जाए और θ2 आपका 30 हो जाए। दूसरा कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं कि θ1 और θ2 आपका 30 ही रहे और θ1 आपका 45 हो जाए। θ1 आपका θ2 आपका 60 हो जाए और θ2 आपका 45 ही रहे, सॉरी ये 60 हो जाए और ये 45। सारे कॉम्बिनेशन कवर हो गए, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बनता नहीं है खास। तो ये हमने 3 कॉम्बिनेशन लिए हैं और हमें निश्चित तौर पर पता है कि जो θ2 होगा वो छोटा ही होगा, तो वही मैंने θ2 देखो यहाँ भी 30 लिया, यहाँ भी 30 लिया, यहाँ भी 45 लिया। ठीक है डियर, 75 और 15 वाला हम नहीं लेते हैं और उस पर क्वेश्चन आता भी नहीं है, अगर आता भी है तो भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अक्सर जो आते हैं, सोहन सिंह राजपूत को बड़ी खुजली हो रही है भैया 120 30 30 को लेकर, कल से भी ये बावड़ा हुआ पड़ा है। अरे भाई 120 30 30 यहाँ चलेगा क्या? यहाँ नहीं चलेगा महाराज, उसको जबरदस्ती क्यों घुसा रहे हो तुम? वो राइट एंगल ट्राइंगल थोड़ी ना है, यहाँ सारा खेल राइट एंगल ट्राइंगल का है। चलिए अब चलते हैं आगे, आइए अब हम लेते हैं पहले कॉम्बिनेशन की तरफ। चलिए यहां हम ये कह सकते हैं कि भैया ये मैंने 30 डिग्री ले लिया और ये मैंने 60 डिग्री ले लिया। मैंने कहा कि कोई व्यक्ति विशेष यहां से चलकर, ये भाषा के तौर पर बनेंगे सारे, कि पहले एक व्यक्ति इस बिल्डिंग को देख रहा था कि देख दोस्त वहां जाना है, उस समय देखते वक्त उसका कोण कितना बना, 30 डिग्री बना। जब उसने कहा कि चलो हम बिल्डिंग की तरफ चलते हैं, अप्रोच करने लगा और एक कहीं पॉइंट पर आकर वो रुके और उन्होंने चाय पी, नाश्ता किया, कुछ भी किया। ठीक है ना? हाँ, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, उसने यहां से फिर एंगल मेजर किया तो वो 60 डिग्री हो गया। तो इस तरह से वो आगे बढ़ता चला गया, लेकिन जब वो यहां से यहां आया तो उसने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तय करी है, वो क्या है, डी है। हम उसको हमेशा डी मानेंगे और यही प्रश्न में हमें गिवन भी होगी। तो आप बिल्कुल परेशान ना होना, लेकिन जो मैं चीजें बता रहा हूं उसका सेंस डेवलप करो, लिखना कम समझना ज्यादा, वहां ध्यान दो। ठीक है सर? तो ये डी क्या है, जब हम किसी एंगल को चेंज कर रहे हैं, 30 डिग्री से मैं 60 डिग्री पर आने के लिए जो दूरी तय कर रहा हूं वो डी है। 30 डिग्री से 60 डिग्री पर आने के लिए जो दूरी हुई है चेंज, मतलब दूरी में परिवर्तन आया, मैं जितना चलकर आया हूं, है ना, तो वो आपका क्या है, डी है सर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चीजों को, आपको काफी मजा आएगा, मैं पूरा कंक्लूजन आपको देने वाला हूं, बस आप मैं जो कहूं वो चीजें समझते जाना। ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। अब मेरी बात को गौर से सुनना, बस जिनको आज तक समझ में नहीं आया वो आज के बाद गलत नहीं करोगे ऐसा प्रश्न। मेरी बात ये है कि अगर मैं इस बड़े ट्राइंगल में बात करूं या छोटे ट्राइंगल में बात करूं, मैं किसी में भी कर सकता हूं, तो सबसे पहले मैं छोटे ट्राइंगल बात करता हूं। छोटा ट्राइंगल कौन सा, ये बताओ, छोटा ट्राइंगल कौन सा है, पहले लिख के बताओ। सर ट्राइंगल एबीसी है। वाह यार, जो एबीडी कह रहे हैं ना, अब क्या कहूं तुमसे, छोटा ट्राइंगल तो यही है ना भाई, छोटा है वो छोटा है, एबीडी तो बड़ा है। एंगल के थोड़ी देखते हैं ट्राइंगल को, ट्राइंगल के साइज से देखते हैं ट्राइंगल को। चलो, तो एबीसी आपका क्या हो गया, छोटा ट्राइंगल हो गया। मैंने क्या सिखाया आपको, मैंने कहा भाई देखो बीसी आपको पता है क्या, बोले गुरुजी पता ही नहीं है। मैंने कहा इसको एक्स मान लो, एक्स मान लो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी। आपने बीसी को क्या माना, एक्स माना, आपने बीसी को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, मैं अभी आपको समझाया था कि ये अगर 60 डिग्री है तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, 30। तो छोटे वाले ट्राइंगल में आप बस मुझे ये बता दो कि गुरुजी 30 डिग्री के सामने यहाँ एक्स है, तो यहाँ 60 डिग्री के सामने क्या होना चाहिए। तो सर ए भी बराबर, असली बताऊं बात, तो x√3 होना चाहिए बिना किसी दिक्कत के। बोलो आप में से किसी को कोई परेशानी है तो बताओ। बोले सर कोई परेशानी नहीं है, चलने दीजिए आप। अब यार ए बी को क्यों निकाला, आपके दिमाग में ये प्रश्न होगा, ए बी को क्यों निकाला, सोचो। ए बी को इसलिए निकाला होगा सर आपने क्योंकि ए बी जो है वो बड़े ट्राइंगल का भी तो हिस्सा है। ए बी एक ऐसी लेंथ है या ए बी एक हाइट ऐसी है जो छोटे ट्राइंगल में भी आ रही है और बड़े ट्राइंगल में भी उसी से कॉन्सेप्ट बनेगा। मैंने कहा ठीक है, तो आप चलते हैं बड़े ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी डी में, कोई दिक्कत नहीं। अब ए बी डी में आप मुझे ये बताओ कि इसकी वैल्यू क्या है, x√3 है, छोटे वाले से आइए। तो अगर मैं इस 30 डिग्री के सामने अगर x√3 देख रहा हूं तो ये पूरे 60 डिग्री के सामने बीडी कितना हो जाएगा,
बताओ बीडी कितना हो जाएगा, आप खुद बताओ। तो सर 30 डिग्री के सामने अगर x √2 है तो पूरा 60 डिग्री के सामने ये हो जाएगा सर √3x का √3 गुना होता है, यानी कि 3x हो गया। अंडरस्टैंड? तो जब बीडी आपका 3x हो गया, अब बराबर कर सकते हो क्या, d प्लस एक्स बराबर 3x, d बराबर 2x और x बराबर आ गया d/2। यानी कि सर एक चीज यहां से पता लग चुकी है कि जितनी दूरी 30 से 60 डिग्री में आप चलकर आओगे तो उससे आधी दूरी और चलनी पड़ेगी मीनार तक पहुंचने के लिए। गजब है सर। और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी x बराबर अगर d/2 है तो d/2 √3। कोई दिक्कत? ये प्रूफ हो गया। अब इसी का ही शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं आगे आने वाले प्रश्न में। मतलब एक कॉन्सेप्ट लिखो आप साइड में कि हमने जो कंक्लूजन निकाला वो कंक्लूजन क्या आया, उसे इस तरह से छोटा एक डायग्राम बनाओ और यहां लिख दो कि भाई ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये अगर d है तो ये d/2 होगा और ये d/2 का √3 होगा। लिख लो, जिससे कि वहां पर जो आपके सामने कचरा फैला है उसका आप इंतजाम कर सको और हमेशा याद रख सको। मैं बैक कर देता हूं, आराम से देख लो, फिर अभी हम सारे कॉम्बिनेशन पे बात करने वाले हैं इसलिए। सर 3x समझ में नहीं आया, फोकस रखो। देखो 30 डिग्री के सामने क्या है यहां पर, भाई ये तो हमने निकाल ही लिया था ना छोटे वाले से। तो 30 डिग्री के सामने अगर √3x है तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है, 30 डिग्री के सामने एक रेशो है तो 60 डिग्री के सामने इसी रेशो का √3 गुना, यानी कि 3x। तो ये पूरा 3x ही तो होगा। आप ये तो करना ही पड़ेगा ना आपको यार, आसान बनानी है तो चीज, उसका भी √3 गुना, क्योंकि जो चीज आपने निकाल ली वो निकाल ली। अब 30 डिग्री के सामने है तो उसकी किस्मत है कि ये क्या है, ए है। तो उस ट्राइंगल के लिए 60 डिग्री के सामने क्या होगा, इस ए का √3, यानी कि √3x का √3 3x। क्लियर है? चलिए, अब ये मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बना दिया आप लोगों के लिए। अब इस पे प्रश्न हम कैसे दे सकते हैं वो बताता हूं, ठीक है? चलो एग्जांपल। सर एंगल ए पूरा 60 होगा, मतलब आधा कैसे होता है 60 यार? हाँ, चलिए तो क्वेश्चन इस तरह से है कि सर जब एक गाड़ी खड़ी हुई थी और वह मीनार की तरफ जाना चाह रही थी तो पहले 30 डिग्री का एंगल था, ठीक है, और 30 डिग्री का एंगल था, और फिर ये आपका जो एंगल है ये 60 डिग्री का हो गया, और आप कितना दूरी चलकर आए हो, आप चलकर आए हो 40 मीटर। तो आपको क्या बताना है, आप बताइए कि मीनार की ऊंचाई क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये 40 है तो 30-60 के कॉम्बिनेशन में ये 20 हो जाता है, आधा d/2, और ये कितना हो जाएगा 20 √3। ये 20 है तो ये 20 √3 होगा, ये सिंपल सा लॉजिक है। या यहां अगर इसको d मान रहे हो तो d/2 √3 हो गया। अब इसी पर एक अगला एग्जांपल आपके सामने आता है। जहां पर मैं आपसे बोल देता हूं कि भाई इस मीनार की हाइट आपको दे रखी है 60 सेंटीमीटर। आपसे बोला जाता है कि ये आपका ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है। आप 30 डिग्री से चले हो और चलते चलते आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो गया। तो आप मुझे बताइए कि 60 डिग्री होने के 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन होने के कितनी डिस्टेंस के बाद मीनार को छू लोगे, मीनार को छू लोगे, बताओ। तो आपको क्या निकालना है, आपको मीनार को छूने वाली लेंथ 60 डिग्री होने की कितनी दूरी बाद, यानी कि आपको ये निकालना है। तो ये निकालना है तो कैसे निकालूं, कोई टेंशन नहीं। अब जब ये 60 डिग्री दे रखा है तो कुछ जरूरत ही नहीं है यार। 60 डिग्री के सामने क्या होता है, a√3 बराबर आपको 60 दे दिया तो a बराबर कितना हो गया 20 √3, तो बस, यानी कि ये 20 √3 आ गया। और ये कितना हो जाएगा cd हो जाएगा 40 √3, क्योंकि ये दुगना होता है। इतना आसान कॉन्सेप्ट है, बस रिलेशन पता होना चाहिए हर एक चीज का कि यार ये d होता है, ये d/2 होता है और d/2 √3 होता है, खत्म। तो क्रॉस भी तो पूछे जा सकते हैं, तो क्रॉस पूछ लिया यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब अगला कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं।
अगला प्रूफ, एक बच्चा कह रहा है प्रूफ। अरे भाई ये बीच में आते हो क्या क्लास में? ये प्रूफ ही तो था, ये पूरा मैंने प्रूफ करके ही बताया है सारी चीजें। अब चलते हैं अगले कॉम्बिनेशन की तरफ। अगला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा भाई? अगला कॉम्बिनेशन यही तो बन सकता है, क्योंकि जो मैं लूंगा वही पॉसिबिलिटीज अपने पास है कि 30 डिग्री हो, अब 60 डिग्री की जगह 45 बन जावे। हाँ ये बात भी ठीक है कि पहले 30 डिग्री था, अब 45 बनेगा। भाई यही अगला कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि 30-60 का तो आपने ले लिया, छोटा ये होता है बड़ा ये होगा। मैंने इसका नामकरण कर दिया सर, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, चलिए फिर से वही वाली बात कि वो कहानी वहीं से शुरू होगी कि यहां चलता हुआ आदमी डी दूरी चलकर आया है। अब मैं थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ आप समझ समझ के प्रूफ खुद करें, आप खुद कोशिश करें। ठीक है, चलिए मैं कहता हूं कि ये 90 डिग्री है। आप सबसे पहले छोटा ट्राइंगल ले लें, छोटा ट्राइंगल ए बी सी में आप मुझे बताएं कि बीसी आप क्या मानोगे? मान लो एक्स, बीसी को आपने एक्स मान लिया, माना बीसी मेरा एक्स है, तो आपका ए बी कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये भी तो एक्स ही होगा। क्यों? क्योंकि 45 के सामने अगर आप, ये भी 45 ही होने वाला है छोटे ट्राइंगल में, इसके सामने अगर आप कह रहे हो कि x मान लो, तो इस 45 के सामने भी तो x होगा। अब यहां तक कोई तकलीफ हो तो मेरे को बोल दो, बोले सर यहां तक तकलीफ है। कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए ना कि पहले छोटे ट्राइंगल को पकड़ लो। ठीक है, अब आते हैं बड़े ट्राइंगल पे, प्लीज सामने फोकस रखना। तो बड़े ट्राइंगल में मेरे को कहानी बता दो कि ये बीडी कितना होगा। 30 डिग्री के सामने अगर x है तो सर ये जो बीडी हो जाएगा ना 60 डिग्री के सामने x√3 हो जाएगा। बोलो गलत कह रहा हूं तो बताओ, कॉमन सेंस है तो। 30 डिग्री के सामने x है। अब जब बड़े ट्राइंगल की बात करूं ना, तो ये बीच में नहीं दिखना चाहिए आपको, इसको छोड़ो। अब एक ट्राइंगल देखो बस कि 30 डिग्री के सामने x है तो वो 60 बनेगा, 60 के सामने x√3 होता है। कोई दिक्कत? अब बस खत्म क्या? d प्लस एक्स बराबर x√3 कर दो, तो d प्लस एक्स बराबर x√3 कर दिया। यहीं से रिलेशन निकल कर आ गया, √3 - 1 इंटू एक्स की वैल्यू निकालनी होती है क्योंकि वही जरूरी है d की टर्म में। तो ये हो गया √3 - 1। अब नीचे अगर अपरिमेय संख्या आ जाए तो उसको क्या कर देते हैं? रैशनलाइजेशन, √3 + 1 का ऊपर नीचे गुणा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? b। √3 + 1 तो ऊपर आ गया, और नीचे क्या होगा? a - b इंटू a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो 3 में से 1 गया तो 2। तो ये लो भैया, यानी कि कहानी बिल्कुल मजेदार हो गई कि ये अगर d है तो ये कितना होगा? ये होगा d/2 √3 + 1 डायरेक्टली, और ये हाइट भी इतनी इसकी बराबर ही रहेगी d/2 √3 + 1। अब इसी का एक शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं जो आपके काम आएगा क्विक नोट्स में रिवाइज करते वक्त। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे जहां पर एंगल के जो रिलेशन होंगे वो 30 और 45 वाले होने वाले हैं। और जहां पर आपके लिए ये d है तो ये क्या हो जाएगा? d/2 तो पहले भी था, याद करने का तरीका बता रहा हूं, d/2 तो पहले भी था। अब बस √3 + 1 जुड़ जाएगा यहाँ पर, मतलब गुणा हो जाएगा। और 45 है तो ये 45 होगा, तो इस 45 के सामने ये है तो इस 45 के सामने भी सेम रहने वाला है। तो कभी कंफ्यूज होना ही नहीं है आपको। क्लियर है? बैक करना है, नोट कर लो, फिर मैं एग्जांपल देता हूं इस पर। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं सर, बीडी बीडी बीडी, हाँ बीडी है, ये x√3 है ना भाई। एक बच्चा कह रहा है सर पहले 45 हो सकता है, आप बताओ हो सकता है क्या? आप सोच के बताओ ना कि हो सकता है क्या भाई, आप दिमाग तो आपके पास भी है। नहीं हो सकता, है ना? कॉमन सेंस लगाओ, क्योंकि जैसे ही आप बिल्डिंग की अप्रोच करोगे ना तो वो एंगल बढ़ता चला जाएगा। तो वो 30 डिग्री है तो 30 छोटा ही रहेगा, मतलब अब ऐसा नहीं कि 45 नहीं हो सकता, 45 हो सकता है। जब 45 यहाँ हो 60 वहां हो तब लेंगे लास्ट में वो, है ना? चलिए तो इस पे एक एग्जांपल करते हैं और देखता हूं कितने विद्यार्थी आंसर दे पाते हैं आसानी से। तरीका वही रहने वाला है कि सर यहाँ पर वही वाली सिचुएशन बन रही है, डबल एंगल कॉन्सेप्ट वाली, जहां पर डी दूरी चलकर एंगल चेंज कर लेता है बंदा, और डी दूरी को हम बोल देते हैं सर दोनों में प्लस ही होगा। सोनिया कह रही है यहां पर बोल रही हो क्या? ऑब्वियसली, क्योंकि ये भी 45 है तो ये भी 45 है, तो सेम ही रहता है। चलिए तो यहां पर आपके सामने डी आ गया भाई। डी को मैंने क्या कह दिया भाई, इतनी दूरी चलकर आया है तो ऐसा कह देता हूं कि सर ये आपका 30 मीटर है। तो यहां हम इसको कह देते हैं कि सर ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये 45 का।
ए बी सी डी। अब मेरा डाउट आपसे ये है कि भाई मुझे ए बी निकाल के बताओ, यानी कि मीनार की हाइट क्या रहा बताओ। तो आंसर कितना हो जाएगा, 15√3+1। कुछ नहीं लगाना, वरना तुम पेपर में टेन थीटा लगाते रह जाना। एग्जैक्ट इसी पर क्वेश्चन आने वाला है, मतलब ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनता है। तो 15√3+1 और 15√3+1। अब अगला एक एग्जांपल और लीजिए। कि ये एक ए बी सी एक ट्राइंगल था, और सी बिंदु पर एक गाड़ी खड़ी हुई है, और सी बिंदु पर जो गाड़ी है वह मीनार से 45 डिग्री का कोण बना रही है, और वह कुछ दूरी चलकर जब अपने कोण को मापती है तो वह 30 डिग्री का कोण बन जाता है। यहाँ 60 डिग्री का बना, सॉरी 45 डिग्री का बना रही है, और कुछ दूरी चलकर वह जो कोण है वह 30 डिग्री का बन जाता है। ठीक है, तो जो दूरी चली है वो दूरी 40 मीटर है। ठीक है, लेकिन वह गाड़ी में जाने वाला व्यक्ति इस मीनार की हाइट माप कर लौटता है। हाइट माप कर लौट रहा होता है, भाई आ रहा है ना घर से, मतलब वहां से आ रहा है, मीनार तक हुआ है, और उस दिमाग में उसने क्या लगाया दिमाग में कि उसने भाई हाइट नाप ली और हाइट माप कर लौटता है, और 15 डिग्री पर झुकी हुई समान ऊंचाई की, सॉरी 75 डिग्री पर झुकी हुई समान ऊंचाई की एक बिल्डिंग बनाता है। तो बताइए बिल्डिंग के बेस से एंगल पर झुके हुए पॉइंट तक की दूरी कितनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? नहीं भी आया कोई बात नहीं, पढ़ोगे तो आ जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा, कोशिश करोगे तो आ जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। चलिए, दिमाग लगाना पड़ता है, उसी के लिए आप यहाँ पर हो। अगर वो नहीं लगा सकते तो वैसे भी मैदान में नहीं हो, तुम आउट ऑफ द मैदान हो। आप मुझे बताओ यार, ये जो आदमी आ रहा था उस आदमी को ये जो डायग्राम है उसकी किससे मतलब था? उस आदमी को इस डायग्राम की जो मीनार है उसकी हाइट से मतलब था, यानी कि ए बी से मतलब था। अब हाइट क्या थी? अगर डी बराबर आपका 40 है तो ये कितना हो जाएगा, d/2√3+1 हो जाएगा। यस डेफिनेटली सर, नॉट टू वरी। ठीक है सर, d/2√3+1 हो जाएगा। ठीक है, अब वो हाइट को मापकर आ गया, घर पे आ गया, और उसने क्या कहा कि यार मुझे इसी हाइट की एक बिल्डिंग बनानी है जो 75 डिग्री के झुकाव पर हो, यानी कि ये जो उसका एंगल हो वो 75 डिग्री हो, और हाइट उसको वही रखनी है, कौन सी, 20√3+1। ठीक है, तो मैंने कहा भाई ये मेरा ए बी हाइट होनी चाहिए और ये मेरा सी मान लिया। वो घर पे आके देखा, अब उसने पूछा है कि मीनार के बॉटम से जहां से एंगल बन रहा है वहां तक की दूरी कितनी है। तो ये 15 हो गया, और आपको मैंने सिखाया था कि 75 डिग्री के सामने क्या होता है, √3+1 रेशो बराबर 20 इंटू √3+1। तो एक रेशो बराबर हो गया 20, तो 15 डिग्री बराबर हो गया कितना, 20 इंटू √3-1, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 20 इंटू √3-1। यानी कि इसके डेटा का जो मैंने पिछला हाइट निकाला उसका मैंने इस कॉन्सेप्ट में यूज कर लिया। ठीक है, तो इस तरह ये बच्चा कह रहा है माइनस क्यों यहाँ पर। अरे क्वेश्चन तो पढ़ो, मैंने पूछा क्या है पहले, तुम अपने दिए जा रहे हो। यहाँ क्वेश्चन तो हो गया था 20 इंटू √3+1। अभी आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि घर पर आया वो
उसने 75 डिग्री वाली झुकाव पर एक बिल्डिंग बनाई, उसने हाइट वही सेम रखी, तो ये बताओ कि नीचे धरातल की दूरी कितनी होगी। ये है क्वेश्चन। अब ये 75 और 15 वाला वो नोट्स में लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए पहले और चीजों को नोट्स भी रिवाइज करते जाइए। चलिए नेक्स्ट अगला कंक्लूजन। अब एक कॉम्बिनेशन और बच रहा है, वो कॉम्बिनेशन क्या है देखिए जरा। वो कॉम्बिनेशन है कि अगर आपके सामने ए है, बी है, सी है, अब गाड़ी वाला यहां खड़ा हुआ है, वो जा रहा है आगे की तरफ, भेज दो या बिल्डिंग की तरफ ले आओ, और उसने देखा कि यार ये कोण कितना है, ये कोण आपका 45 है, क्योंकि छोटा एंगल यही 45 हो सकता है, और ये आपका एंगल हो गया 60 डिग्री। यही कॉम्बिनेशन बचा हुआ था, बाकी और कॉम्बिनेशन बताओ, और तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बचा। सर 45 45 नहीं हो सकता क्या, मतलब ये भी 45 और ये भी 45, फिर वो चला कहां, एंगल तो हिलने डुलने से चेंज होता है ना महाराज। भाई जब यहीं 45 है, बिल्डिंग खिसक नहीं रही है, बिल्डिंग भी खिसकाओ तो बात अलग है, यहीं की यहीं खड़े हो, बोले कि यहीं 45 है और यहीं 45 है, यहां भी 45 यहीं भी 45 है, तो कैसे, मतलब क्या चाहते हो तुम। अब ये कैसे समझेंगे ये बताओ, आओ। तो मैंने कहा सर ये डी दूरी है, यस, तो एक्सप्लेन करिए कि ए बी क्या निकालोगे, बी सी क्या निकालोगे, और तरीका बहुत नीट एंड क्लीन होगा जो आप जानते भी हैं। तो हमेशा क्या लेना है आपको, सबसे पहले आप बीसी को एक्स मान लो, क्योंकि सबसे सही तरीका मेरे को यही लगता है कि यार इसको एक्स मान लेते हैं, क्योंकि ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, तो 30 डिग्री के सामने अगर एक्स है तो 60 डिग्री के सामने एक्स रूट 3 आ जाएगा, तो यार ए बी अगर आप देख रहे हो तो एक्स रूट 3 आ गया सर, ठीक है। अब आपको कौन सा एंगल लेना होगा, 45 वाला, बड़ा वाला। तो अब ये 45 के सामने एक्स रूट 3 है, तो ये बड़े वाले के सामने बीडी कितना हो जाएगा, बीडी भी आपका क्या हो जाएगा, एक्स रूट 3। क्या गजब की बात है, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं डी प्लस एक्स, बी सी प्लस सी डी बराबर हो जाना है एक्स रूट 3 के, और यहां से डी और एक्स में रिलेशन आ गया रूट 3 माइनस 1 इंटू एक्स, यानी कि वही चीज आ गई सर, ये तो डी बाई 2 रूट 3 प्लस 1, यानी कि जो हमने अगले पिछले में सीखा था वही आ गया, और वही दिमाग में रखना है। तो सर x बराबर डी बाई 2 रूट 3 प्लस 1 आ गया, ये तो वही सेम टू सेम। मैंने कहा टेंशन क्यों लेते हो, फिर तो आसान है ना। बस ध्यान इस बात का रखें कि अगर हाइट निकालनी हो तो उसमें रूट 3 का गुणा और करना है, यानी कि डी बाई 2 रूट 3 प्लस निकालकर रूट 3 का गुणा और कर दें हाइट के केस में बस। बाकी जो बीसी है वो वही 30 और 45 वाले के समान रहने वाला है। अब वहां तो 45 45 होता है इसलिए सेम आ जाता है, यहाँ 60 30 है इसलिए अलग अलग आता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ए बी बराबर हो जाता है डी बाई 2 रूट 3 टाइम्स ऑफ रूट 3 प्लस 1, और बी सी आपका हो जाता है डी बाई 2 रूट 3 प्लस 1, एज यूजुअल हमेशा की तरह। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ गई। सर डी बाई 2 कैसे आया, वो रैशनलाइज करते हैं ना डियर, यहाँ रूट 3 माइनस 1 को नीचे लेकर आए, देखो यहाँ कैसे आया था, देखो खुद से समझा करो, यहाँ 2 कैसे आया, वही सेम है, वही सेम है, लेकिन तुम अपनी बुद्धि का उपयोग ही नहीं करना चाहते हो, तो कोई इलाज है क्या उस चीज का, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगा। चलो सर ए बी कैसे आया, जब बी सी आ गया एक्स बराबर, तो अब ए बी निकालो भाई, नॉर्मल ट्राइंगल मानो 30 डिग्री, ये 60 डिग्री 30 डिग्री, तो क्या लगाते हो 30 डिग्री के सामने एक रेशो एक्स है, तो 60 डिग्री के सामने एक्स रूट 3, यानी कि उसका रूट 3 गुना करना है बस। सोचो एक एक मिनट में क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से, एक एक ना 30 सेकंड में। रूट 3 एक्स कहां से सर, बताओ आप कहां से आया होगा, जब हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि 45 डिग्री के सामने रूट 3 एक्स है, तो पूरे 45 डिग्री के सामने क्या होगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि वो 45 है तो वो भी ऊपर वाला भी तो 45 बनेगा बड़े वाले में। चलिए ओके भाई, यहां तक हमने चीजें पढ़ ली और चीजें क्लियर कर ली। अब इस पे आप शॉर्ट बना लीजिए इसका एक, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अगर ये डी है, जिनके बीच की दूरी अगर डी आ चुकी है, तो ये क्या था, वही सेम लिखो डी बाई 2 रूट 3 प्लस 1, जो लास्ट में था भाई, इससे लास्ट वाले में यही था। लेकिन आपको पता है कि ये 60 है तो ये 30 डिग्री होता है, और 30 डिग्री के सामने ये है तो 60 डिग्री के सामने इसका भी रूट 3 गुना आएगा। तो रटना नहीं है आपको, तो चीजें क्या है समझ में आ ही रही है सारी की सारी, तो आप बस दिमाग लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, सर रूट 3 माइनस 1 कैसे प्लीज। शैलेश कॉपी में सॉल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो भाई, ये बताओ मेरे को, बताओ।
तो तुम एक बार कॉपी में सॉल्व करो, और कॉपी में जब सॉल्व करोगे ना तो आप खुद सोचो कि जब ये मतलब आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कि जिनका कोई मतलब लॉजिक ही नहीं है भाई, कि मतलब यार ये आदमी सॉल्व खुद नहीं कर सकता है, अगर तुम बिना सॉल्व करे बैठे हो यहाँ पर तो फिर इसमें मैं क्या करूंगा बताओ ना मेरे को। हाँ, ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा। आप ये मत सोचो कि काम ऐसे चल जाएगा यार, मैं तो चलो एक बार बोल देता हूँ चलो टप्पे में। अरे भाई सब चीजें क्लियर है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करनी है चीजें। आपको सीखना होगा ये √3 - 1 कैसे आया, ये भी सीखना ही होगा आपको। एक बच्चा कह रहा है 75 और 60 नहीं ले सकते, ले सकते हैं लेकिन काफी अनऑर्थोडॉक्स हो जाएगा, ऐसा आता नहीं है पेपर में, है ना। आया नहीं है 75 और 15 पे, आया नहीं है, वो तो मैंने पढ़ा दिया केवल, है ना, क्योंकि वो लेंदी हो जाएगा, फिर वो आपके पेपर में नहीं आ सकता, क्योंकि जिनका 60 मिनट का पेपर होता है उनमें नहीं पूछा जाएगा। चलिए, तो यहां पर हम कह सकते हैं जैसे कि मैंने बोला कि सर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और मैं बोल देता हूं कि ये 45 है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। और मैं यहां पर इस तरह से इसको बोल रहा हूं कि यहां पर आपके सामने मैंने ले लिया 30 मीटर, तो आप मुझे बताइए ए बी कितना होगा, डायरेक्टली बताइए। तो सर ये तो बहुत आसान है, ये 30 का आधा कर दो 15, और √3 + 1 तो हमें पता ही है, लेकिन हमें इसका √3 गुना और करना है, सिंपल। यानी कि कितना हो जाएगा, 15√3 इंटू √3, 15√3, यानी कि जब आप पेपर में आंसर दोगे तो आंसर होगा 45 प्लस 15√3, और यहां पर मैं 15 कॉमन ले लेता हूं, तो 3 + √3, तो आंसर कितना हो गया 15, 3 + √3, डन। यही करना है, सो क्या बीसी क्या होगा, बीसी ये होगा 15 इंटू √3 + 1, d/2 खत्म, फिनिश। चलिए, बहुत आसान हो जाती है चीजें, बशर्ते कि आप बस ध्यान दें, फोकस रखें, सॉल्व करें, ये सब आपको करना पड़ेगा, तभी तो पेपर में कर पाओगे, या पेपर में कोई साथ। सी और डी, इसको मैं बोल देता हूं कि ये आपके सामने मैंने लिख दिया 63 + √3, तो मुझे आप बताइए सी डी कितना होगा। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ये अपना एंगल कितना था 45, और ये एंगल था अपना 60। थिंक अबाउट इट। तो सर आपने डी माना है, तो ये d/2 √3 + 1 हो जाएगा, और ये जो होगा वो क्या होगा, d/2 √3 टाइम्स ऑफ √3 + 1 एज यूजुअल, हमेशा की तरह। और ये किसके बराबर है, 63 + √3 के। जान करके अच्छा लगेगा कि ये जो है इससे कट चुका है, तो डी की वैल्यू निकल कर आ गई 120। ये लो, इससे ज्यादा आसान कैलकुलेशन नहीं हो सकती, ना tan थीटा लगा रहे हो ना cot थीटा लगा रहे हो, सिंपल हाइट एंड डिस्टेंस का आंसर इसी तरह से निकल सकता है, डबल एंगल फॉर्म में, सिंपल हो गया भाई, ठीक है। चलिए, तो अभी टाइम अप हो चुका है। अब ये जो पहली फाइल है ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कल हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। एक फाइल और मैंने दी है कल, वो भी हम सॉल्व करेंगे, तो दोनों ही आपकी फाइलें आपको कल सॉल्व करने को, 40 क्वेश्चन कल सॉल्व होंगे यहाँ पर, तो सारी चीजें आप कवर कर लेना, ठीक है। ओके, तो टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।